नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। हर शाम 5 बजे की तरह इस बार फिर हम लोग आपके साथ रूबरू हैं एक ख़ास बात लेके। और आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया वैक्सीन को लेके। ये जो मलेरिया वैक्सीन है, ये आप जैसा कि जानते हैं, ये मलेरिया वैक्सीन अभी दुनिया की पहली सबसे अभी तक कोई मलेरिया की वैक्सीन नहीं थी। ये पहली मलेरिया की वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको वैश्विक स्तर पे रिकमेंड किया है कि जहाँ पर ज़रूरत हो इसकी, जहाँ ये प्रभावकारी लगे, जहाँ पे मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरियम पेरम नाम के पैरासाइट से होता हो या अधिक मात्रा में होता हो, वहाँ पे ये वैक्सीन बच्चों को दी जाए। और इससे कुछ फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, महत्वपूर्ण फ़र्क पड़ता है। क्योंकि क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम जो पैरासाइट से मलेरिया होती है, वो बहुत घातक, सबसे घातक मलेरिया वही होती है। और ये बहुत ज़रूरी बात है इसको ठीक से समझ लेना कि ये ज़रूरी है। लेकिन सारी मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम पैरासाइट से नहीं होती। प्लाज्मोडियम के और भी प्रकार हैं। तो उदाहरण के तौर पे जो अब मलेरिया इंडिया में होती है, भारत में होती है, वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से अधिकांश होती है। और प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम भारत में है वाली मलेरिया होती है, वो जंगलों में है या कुछ बहुत ही कम, लेकिन कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम वाली मलेरिया है। और लेकिन अधिकांश प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वाली मलेरिया है भारत में। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक उपलब्धि है, ये वैज्ञानिक उपलब्धि है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली, दुनिया की पहली, इतिहास में पहली मलेरिया की वैक्सीन को पारित किया है वैज्ञानिक शोध के आधार पे कि तो ये एक उपलब्धि है। लेकिन इसी के साथ हम लोग को ये बात भी बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए कि वैक्सीन एक रामबाण नहीं है। अगर मलेरिया का उन्मूलन करना है, कई देशों ने कर लिया है, श्रीलंका ने कर लिया है, मालदीव्स ने कर लिया है, और अनेक बहुत से देशों ने मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। भारत में अभी नहीं किया है। तो ये ज़रूरी है इसको ठीक से समझ लेना कि मलेरिया का उन्मूलन करना है तो हम लोगों को मलेरिया वैक्सीन, हम एक हमारे पास एक अच्छा विकल्प है मलेरिया नियंत्रण के लिए, मलेरिया से मृत्यु दर कम करने के लिए जो प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम से होती है बच्चों में। और उसी के साथ साथ जो मलेरिया की एनीमिया है वो कम करने के लिए। और अभी हम लोग बात करेंगे मलेरिया वैक्सीन के बारे, इस मलेरिया वैक्सीन के बारे में। लेकिन उसी के साथ साथ जो और वैज्ञानिक प्रमाणित तरीके हैं मलेरिया नियंत्रित करने के, मलेरिया की रोकथाम करने के, मलेरिया की जांच इलाज करने में, वो सब भी हम लोगों को उसी कार्य साधकता के साथ आगे बढ़ाने चाहिए, जिससे कि हम लोग मलेरिया को सफलतापूर्वक उन्मूलित कर सकें विश्व से। यही तो लक्ष्य है ना, सारी सरकारों ने यही एंड मलेरिया का अ, वादा किया है 2030 तक, और 110 महीने रह गए हैं। तो तो ये ज़रूरी है कि हम लोग मलेरिया के साथ साथ वो सारे काम करें जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं कि मलेरिया नियंत्रण में, मलेरिया रोकथाम में, मलेरिया जांच, इलाज, देखभाल में वो कारगर रहते हैं, वो लाभकारी रहते हैं। हो सकता है स्थानीय स्तर पे जो एविडेंस है, या पूरी क्षेत्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इन सब इसके आधार पे होना चाहिए। हर देश जाहिर सी बात है कि वो अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेगा। तो अब हम लोग इस मलेरिया वैक्सीन के बारे में अच्छे से जान लें। ये जो मलेरिया वैक्सीन है, इसे RTS-S के नाम से कहा जाता है। और ये 30 साल से इसकी रिसर्च हो रही थी, 30 साल से अधिक हो गया, एक्चुअली 34 साल ऐसे कुछ हो गया है इसकी इसकी जो शोध हो रहा था। और अम, और काफ़ी शोध के बाद, इतने लंबे शोध के बाद ये WHO ने अक्टूबर
2021 में मलेरिया वैक्सीन को ग्लोबल रिकमेंडेशन दिया है कि वो जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ इसको वैश्विक स्तर पे लगाई जाए। ये जीएसके नाम की कंपनी बना रही है और डब्ल्यूएचओ ने जब सारी बायोटेक कंपनियों से कहा कि आप लोग बिड करिए कि जीएसके के साथ कौन बना पाएगा, तो भारत की एक बायोटेक कंपनी अकेली कंपनी है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि जब वो मलेरिया वैक्सीन लॉन्च कर रहा था, जिसको चयनित किया गया है कि वो जीएसके के साथ इस वैक्सीन को बनाए और इस वैक्सीन का दुनिया भर में वितरण करे। तो मलेरिया जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, उससे आज भी जो हम लोग आखिरी जो मतलब नवीनतम जो लेटेस्ट ग्लोबल टीबी मलेरिया रिपोर्ट है, सॉरी ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट, गलती से ग्लोबल टीबी निकल गया क्योंकि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट अभी कल ही लॉन्च हुई है, उसके बारे में हम लोग अलग से सीएनएस दृष्टिकोण पे बात करेंगे। तो जो ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट, जो नवीनतम ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट है, उसमें जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 229 मिलियन, जिसका मतलब हुआ कि करीब करीब 22 करोड़ 90 लाख लोगों को मलेरिया के नए केस हुए 2019 में। 2019 के आखिरी आंकड़े हैं हमारे पास, नवीनतम आंकड़े अभी पब्लिक डोमेन में वही है। और तो दो 22 करोड़ 90 लाख 22 को मलेरिया हुआ वैश्विक स्तर पे। और जो मृत्यु दर है वो करीब करीब 4,09,000 का है। तो एक साल में 4,09,000 लोग मलेरिया से मृत हुए, जिसमें से अधिकांश जो थे वो बच्चे थे। और मृत्यु दर कोई बहुत कम नहीं हुआ, क्योंकि 2008-18 का अगर आप आंकड़ा देखें तो 4,11,000 था। तो 4,11,000 से 4,09,000 हो गया एक साल में। तो प्रगति मलेरिया मृत्यु कम करने में हम लोगों ने 2018 से 2019 में कोई बहुत नहीं करी। और कोविड महामारी के दौर में हो सकता है, उसका अभी आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन आंकड़े जब आएंगे तो हो सकता है हम लोगों को कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ना मिले। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में फिकी की रिपोर्ट आई है कि 20% टीबी की डेथ्स बढ़ेंगी कोविड की वजह से, और 10% करीब एचआईवी मृत्यु दर में भी फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगी, एडिशनल अतिरिक्त होंगी। तो उसी तरह से 22 लाख बच्चों का रूटीन टीकाकरण नहीं हो पाया कोविड की वजह से, जिसकी वजह से वैक्सीन प्रिवेंटेबल जिन इलनेसेस, जिसका मतलब है वैक्सीन से जिन बीमारियों का बचाव हो सकता था, उसका भी दर बढ़ेगा। तो ये बड़ी बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ख़तरनाक बात है, लेकिन ये कोविड के दौरान हम लोग ने देखा ऐसा हुआ है। तो हम लोग मलेरिया पे वापस आ जाएं, तो मलेरिया में के बारे में मैं आपको बता रहा था। और यहाँ बच्चों में ख़ास तौर से अफ्रीका में, तो अधिकांश मृत्यु अफ्रीका में होती हैं। ये 4,09,000 मृत्यु जो 2019 में ही, अगर आप इसका डिटेल्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि अफ्रीका में अधिकांश मृत्यु हैं, भारत में भी हैं। और चीन ने तो मलेरिया उन्मूलन कर लिया है। और इन अधिकांश मृत्यु में सबसे ज़्यादा मृत्यु जिसकी होती है वो है बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको सबसे ज़्यादा मृत्यु होने का खतरा होता है। और ये तो एक और ख़ास बात इस मलेरिया वैक्सीन के बारे में ये है कि 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि तो 2014 में इसके 2014 तक इसका जो आखिरी फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल था वो हो चुका था। और डब्ल्यूएचओ ने सारे आंकड़े देखे, तो जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि इसमें एक कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ बच्चों को कुछ अवांछनीय और बहुत गंभीर किस्म के परिणाम कुछ आए हुए हैं मलेरिया, जिनको मलेरिया वैक्सीन लगी थी शोध में। और तो वो ये पुष्टि करना चाह रहे थे कि ये वैक्सीन की वजह से है या किसी और कारण की वजह से है। तो 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इसका पायलट शोध होना चाहिए। तो 2019 में ये पायलट शोध जाके शुरू हो पाया। और ये सबसे पहले शुरू हुआ ये एक मिनट, सबसे पहले ये शुरू हुआ मलावी में, उसके बाद घाना में, फिर केनिया में। और ये 3 देशों में वहाँ पे शोध हुआ अफ्रीका में 2019 से। और करीब 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 नहीं 8 लाख से ज़्यादा बच्चों के ऊपर शोध हुआ।
तो 8 लाख से ज़्यादा बच्चों को ये वैक्सीन लगी। तो पहली इस वैक्सीन की 3 खुराकें छठे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें महीने की उम्र पे लगती है, एक एक महीने के का गैप छोड़ के। तो 3 खुराक 5 महीने के बाद नवजात बच्चे को लगती हैं, 3 खुराकें एक एक महीने का गैप छोड़ के। और फिर चौथी जो खुराक है वो जब बच्ची 2 साल की हो जाती है तो उसको लगती है। तो जो चौथी खुराक है उसके बारे में अभी पक्का शोध नहीं आया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी भी शोध मांग रहा है कि पहले आप प्रमाण दिखाइए कि चौथे डोज की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन पहली 3 खुराक जो 5 महीने की उम्र के बाद लगती हैं बच्चे के, 5, 6, 7, 8, 9 महीने पर, या उस उम्र में, तो वो उसके बारे में तो शोध संतोषजनक डब्ल्यूएचओ ने पाया। और लेकिन चौथे वाले डोज के ऊपर अभी भी प्रमाण आना बाकी है, ठोस प्रमाण आना बाकी है। लेकिन तो ये बात है। तो इसमें निकला क्या? इसमें निकला ये कि वैक्सीन जिन बच्चों को लगी थी उसमें से जो 10 बच्चे थे, हर 10 में से अ, में से 4, जो जो यहाँ पर 10 बच्चों को मलेरिया हो रही थी, तो अगर आप उन 10 बच्चों को वैक्सीन लगा देंगे तो 4 बच्चों को मलेरिया नहीं होगी। तो प्रिवेंट किया, तो संक्रमण नियंत्रण किया। और हर 10 में से 3 को जो लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा, गंभीर किस्म की मलेरिया थी उससे बचाया, 10 में से 3 को। तो 10 में से 4 को मलेरिया संक्रमण के रोग से ही बचाया, और 10 में से 3 को की जानलेवा किस्म की जो मलेरिया थी, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया थी, उससे बचाया। और और उसके बाद इसने बताया बचाया 10 में से 6 बच्चों को बचाया वैक्सीन। इस वैक्सीन ने मलेरिया एनीमिया से, मतलब मलेरिया वाली से जनित जो खून की में कमी, या खून की कमी, रक्त की हो जाती है, उसमें एनीमिया की से बचाया। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अ, ये एनीमिया है, ये सबसे ज़्यादा समान कारण है, सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चे मृत होते हैं, मलेरिया एनीमिया। तो अगर 10 में से 6 को मलेरिया एनीमिया से बचाया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरीके से उसने उन बच्चों की, जिन बच्चों को मलेरिया हुई थी, मलेरिया एनीमिया, वो मलेरिया एनीमिया नहीं होने दिया 10 में से 6 को। तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मलेरिया एनीमिया होने का मतलब था कि मृत्यु का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, हर 10 में से 4 को मलेरिया नहीं हुआ क्योंकि वैक्सीन लगी थी। हर 10 में से 3 की मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि वैक्सीन लगी थी, मलेरिया से मृत्यु नहीं हुई। और हर 10 में से 6 को मलेरिया एनीमिया नहीं हुआ क्योंकि उसको वैक्सीन लगी थी। और मलेरिया एनीमिया ना होना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मलेरिया एनीमिया होने से मृत्यु होने का खतरा बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। और मलेरिया एनीमिया ना होने का एक और लाभ इनडायरेक्ट ये मिला कि अस्पताल में एडमिशन कम हुए, क्योंकि मलेरिया जब एनीमिया हो जाती है तो बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, और खून की डिमांड हो जाती है क्योंकि उसको रक्त चढ़ाना है। तो ये दोनों के बीच जब मलेरिया एनीमिया, हर 10 में से 6 को मलेरिया एनीमिया नहीं हो रही है, तो इसका मतलब था कि हॉस्पिटल एडमिशन कम हुए। और जिसका एक और मतलब ये भी था, मलेरिया एनीमिया के केसेस कम हुए, मलेरिया एनीमिया का केस कम हुआ तो फिर ब्लड की भी ज़रूरत कम हुई। तो ये और भी काफ़ी कुछ और लाभ भी थे। तो ये मोटी मोटी बात है। इस शोध में जो पायलट हुआ, जो 2019 से 8 लाख बच्चों के ऊपर पायलट हुआ, उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि डब्ल्यूएचओ को 2015 में लगा कि शायद इससे कुछ गंभीर लक्षण हो सकते हैं इस मलेरिया वैक्सीन लगने के। लेकिन ये उस समय ठोस प्रमाण नहीं था कि ये वैक्सीन के कारण है या किसी और वजह है। तो पायलट में 8 लाख बच्चों के ऊपर जो पायलट हुआ, वैक्सीन लगी थी जिन बच्चों को, उसमें ये स्पष्ट हो गया, डब्ल्यूएचओ को संतोष हो गया कि ये जो गंभीर परिणाम थे 2015 में, जो डाउट थे, जो संशय थे, वो अब नहीं रहे, क्योंकि उनका वैक्सीन से कोई सीधा मतलब नहीं था।
वो तो वो और किसी कारण से रहे होंगे, तो इसलिए ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि इसको वैक्सीन जो 8 लाख बच्चों को वैक्सीन लगी, घाना में, मलेरिया, कीनिया में, मलावी में, और उसमें पाया कि ये फिजिबल है, इसको लगाना व्यवहारिक है, क्योंकि इक्विटेबल कवरेज हुई। और कोविड 19 पैंडेमिक के वजह के दौरान भी उसके 2019 के बाद जो ट्रायल चला, 20 में चला, 21 में चला, उसमें भी बहुत कम प्रभाव पड़ा उसका। तो इसका मतलब था कि जिस तरीके से वो रोल आउट करी गई, वितरित करी गई, वो ज़रूरतमंद तक कुछ संतोषजनक ढंग से पहुंच रही थी। एक ज़रूरी बात यह है कि अ, 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 इन 8 लाख बच्चों को जिनको लगी, उसमें से 2/3 बच्चे ऐसे थे जो इन 3 देशों में, मलावी, कीनिया और घाना में, 8 लाख बच्चे में से 2/3 ऐसे थे जो अ, अ, जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जो कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो या मच्छरदानी में नहीं सो रहे थे। तो मच्छरदानी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो ख़ास तौर से जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा है वहाँ पे लोगों को दी जाती है कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें। मलेरिया वो एक तरीका है मलेरिया नियंत्रित करने का। छिड़काव, मच्छर मारने वाला, वो सब अलग और तरीके हैं। मलेरिया की जांच, मलेरिया का सही इलाज, ये भी तरीका है। तो उसी तरीके से एक मच्छरदानी भी तरीका है। तो मच्छरदानी में जो 2/3 बच्चे नहीं सो रहे थे, उन तक भी ये मलेरिया पहुंची। तो 8 लाख का 2/3 काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। तो जिन बच्चों को वो भी मच्छरदानी तक नहीं मिल रही थी, उनको ये वैक्सीन मिली, और जिसकी वजह से वो मलेरिया से बचे। तो ये एक बहुत अ, अ, प्रेरणा देने वाली बात है। और और कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया, जिसका मतलब है कि जो और तरीके थे, जिन समुदायों में ये घाना, कीनिया, मलावी में ये वैक्सीन दी गई, और उनमें जब वैक्सीन दी गई तो ऐसा नहीं हुआ कि वैक्सीन लगने के बाद जो बच्चे मच्छरदानी में सो रहे थे, 1/3 बच्चे, 8 लाख के 1/3, उन्होंने मच्छरदानी का इस्तेमाल बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। और या साफ़ सफाई बंद कर दी, या ये छिड़काव आदि बंद कर दिया, या मलेरिया की जांच करानी बंद कर दी, या मलेरिया का इलाज कराना बंद कर दिया अगर लक्षण हो तो जो मलेरिया के और जो नियंत्रण और रोकथाम के जो तरीके थे, जो कार्यक्रम थे, उन पर इसका असर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि मले वैक्सीन लग गई है तो अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब ये हम लोग मलेरिया प्रूफ हो गए, ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा ही होना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मलेरिया वैक्सीन और अधिकांश सब वैक्सीन, जैसे कोविड वैक्सीन है, वो भी रामबाण नहीं है। और हर वैक्सीन के कुछ लाभ हैं, लेकिन एक सीमित लाभ हैं। और जो बाकी अन्य तरीके हैं बचाव के, संक्रमण बचाव के, वो सब हम लोगों को लागू करने चाहिए। वैक्सीन लगी हो तब भी आप मास्क पहनिए, उदाहरण के तौर पे कोविड वैक्सीन। और मलेरिया वैक्सीन में भी आपने देखा कि जिन 10 बच्चों को लगी थी, उसमें से 3 की मृत्यु, असामयिक मृत्यु नहीं हुई, 4 को मलेरिया नहीं हुआ, और 6 को मलेरिया एनीमिया नहीं हुआ। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये कि जो बाकी का नंबर है उनको हुआ वैक्सीन लगने के बाद भी। तो इसलिए हम लोग ये सचेत रहें कि वैक्सीन से खतरा कम होता है मृत्यु का। मलेरिया वैक्सीन लगने पर बच्चों को मलेरिया मृत्यु, मलेरिया का संक्रमण रोग, और मलेरिया का से अनीमिया होने का खतरा कम होता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होता है। तो बाकी सारे जो मलेरिया नियंत्रण के जो प्रमाणित तरीके हैं, वो हम लोग सब करते रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अम, तो मेरा सिर्फ एक और बात आखिर में बस इतनी सी और कहनी है कि मले ये ऐसा ना हो कि मलेरिया जब वैक्सीन जिस तरीके से आई है, अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब इसको लॉन्च किया तो कहा कि अभी ये तय नहीं है कि इसके लिए धनराशि कहाँ से आएगी, इसके लिए और भारत की एक बायोटेक कंपनी बनाएगी,
जीएसके के साथ। और तो ये वैज्ञानिक उपलब्धि जब आती है, जब डब्ल्यूएचओ ने इसको पारित किया है, तो हमारे पास पहले से ही ये सारे सिस्टम्स बने होने चाहिए थे कि तुरंत बिना विलंब वो पहुंच सके। अभी बहुत सी और बाधाएं हैं, हर देश का एक अपना रेगुलेटरी प्रोटोकॉल है कि कोई भी नई दवा, कोई भी नई मशीन, कोई भी नई वैक्सीन आदि उस देश में अगर आपको इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके पूरे कोई सरकारी प्रावधान है, उसके तरीके हैं, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है, परमिशंस हैं, अलग अलग तरीके के ज़रूरतें हैं, वो सब पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद ख़रीद और ऑर्डर वाला सारा पूरा सिस्टम है। फिर स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियाँ आएंगी कि वह ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचे, आदि आदि। तो तो विलम्ब नहीं होना चाहिए, और हम लोग का विलम्ब होता है। विलम्ब जैसे कि फीमेल कॉन्डोम 92 में, 1992 में, बताइए, वो एफडीए ने अप्रूव किया था, और ये 2021 हो गई है, और अभी तक आप देखेंगे कि फीमेल कॉन्डोम ज़रूरतमंद महिलाओं तक नहीं पहुंचता, जिससे कि वो अनचाहे गर्भ, एचआईवी और यौन रोगों से अपने आप को बचा सकें। तो हम लोगों को अगर वैज्ञानिक उपलब्धि जहाँ ज़रूरी है, तो ये भी उतना ही ज़रूरी है कि आप उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं बिना विलंब, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, जिससे कि वह जन स्वास्थ्य और विकास के लाभों में परिवर्तित हो। वरना उसका लाभ, उसका औचित्य, सारा जो एफर्ट लगा था वो सब काफ़ी हद तक निष्फल हो जाता है। तो मलेरिया वैक्सीन के साथ ऐसा ना हो। अ, कोई बिना विलंब ये ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचे, खास तौर से जिनको खतरा है प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम वाली मलेरिया हो जाने से, और बाकी सारी भी मलेरिया रोकथाम और बचाव से वाली जो प्रमाणित तरीके हैं वो सब भी उन तक पहुँचते रहें। इसी बात के साथ मैं आज का सीएनएस दृष्टिकोण यहीं पर अंत करूँगा, और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ सक्रिय रूप से मिलेंगे एक नई बात के साथ। शुक्रिया।